और जो 6, 7, 8 को होना है वो कहीं और से नहीं होना है, अपने से होना है, अपने घर से शुरू होना है। अपने बच्चों को समझाइए कि हम आपके लड़ रहे हैं और ये हम लड़ रहे हैं, तो उनको दिखना चाहिए कि हमारे पूर्वज कैसे लड़ रहे थे, हमारे पीढ़ी कैसे लड़ रही है और हमें कैसे लड़ना है। जिस दिल्ली के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पार्थिव शरीर को जगह नहीं दी गई, इस दिल्ली के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पार्थिव शरीर को जगह नहीं दी गई, लेकिन उसी 6 दिसंबर को रामलीला मेला में पूरे भारत के लोग बाबा साहब का अभिवादन करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग 6 तारीख को रामलीला मेला में अवश्य आएं। शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबाराव फुले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, करोड़ों शोषितों, दलितों, पीड़ितों, वंचितों के मसीहा, संविधान निर्माता परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर साहब कांशीराम, और आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। साथियों, यहाँ पर मैं पहली बार आया दिल्ली। मैं महाराष्ट्र से हूँ। साथियों, आंदोलन में काम करने के लिए कुछ ही लोग सामने आते हैं। मैं इस कॉन्फ्रेंस हॉल में उपस्थिति जो देख रहा हूँ, यहाँ पर उपस्थिति बहुत कम है, उपस्थिति बहुत कम है, लेकिन बम है। ये उपस्थित लोग बम हैं, यही आग लगाएंगे, यही मिशन को चलाएंगे, यही इस देश को दिशा देंगे। साथियों, जब काम करते हैं मोमेंट में, मिशन में, बहुत सी कठिनाइयाँ आती है। बहुत सारे लोग काम करते समय तकलीफ देते हैं और इस तकलीफ और पीड़ा को हमारे पूर्व वक्ताओं ने अपने माध्यम से बात को रखा। साथियों, मैं एक बात ये समझता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे साथी उपस्थित जो है, यह परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के खून और पसीने की, जिन्होंने अपने 4 बच्चे इस देश के लिए, इस समाज के लिए कुर्बान कर दिया, उस खून और पसीने के लगाए हुए पेड़ के फल को खाने वाले, आनंद लेने वाले ये लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जिन्होंने उस बाबा साहब रूपी, उस संविधान रूपी आरक्षण के फल को चखा है, उसका लाभ लिया हुआ है। हम लोग जब आरक्षण का लाभ लेते और इसके लिए जो सारी मेहनत करते हैं, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर उपस्थित एक हमारा नायक, इनकी एक परम जिम्मेदारी बनती है पेबैक सोसाइटी। पेबैक सोसाइटी होना ही चाहिए। अगर हम उनके माध्यम से कुछ कर रहे हैं तो हमारी ड्यूटी बनती है, हमारी नैतिक जवाबदारी बनती है कि इस सोसाइटी को हम कुछ पेबैक करें। उसके तहत ये इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। साथियों, आप लोग बुद्धिजीवी हैं और मैं समझता हूँ कि इतने बड़े दिल्ली में रहकर आप इतना बड़ा आंदोलन चला रहे हैं। मैं आप लोगों को सल्यूट करता हुआ अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। सभागार में उपस्थित सभी साथियों को उल गुलान जय जोहार। आज जिस क्रांतिवीर की आज हम चर्चा करने बैठे हैं और उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं, उनके बारे में मैं बाल गंगाधर बागी जी की 4 लाइन कहना चाहूँगा। झारखंड की वादी में लड़ने वाले फौलादी थे, विरसा के रणवीर धनुर्धर अंग्रेजों पर भारी थे, हर मुश्किल झुकाने को वे बलवान सिपाही थे, अंग्रेज तो उल्टे पैर भागे जब दौड़े नर नारी थे। आज़ादी का बिगुल बजा, बच्चों बूढ़ों को समझाया, अपने हक
के लिए लड़ो, अब वक्त तुम्हारा आया। तो ये हमें अपने क्रांतिवीरों से विरासत में मिली हुई चीज़ है और उस विरासत को हमें आगे बढ़ाना है। लेकिन हम जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, किसके लिए, किसके लिए ये हम क्रांति करने जा रहे हैं? अगली पीढ़ी के लिए। लेकिन हमारे किसी भी मोर्चे में हमारी अगली पीढ़ी नहीं रहती है। उन्हें पता नहीं है कि हम किस लिए लड़ रहे हैं और क्या लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं। तो जिनके लिए लड़ रहे हैं, अगर उनको हम साथ नहीं रख रहे हैं तो फिर ये लड़ाई तो लगता है कि हम एक तरफ अपने पीढ़ी को सर्कस का शेर बना के रखे हुए हैं घर पे और हम यहाँ क्रांति करने आए हैं। तो क्रांति ऐसे नहीं जाती है। क्रांति के लिए आपको, आपकी लड़ाई आपकी पीढ़ी देखे, वो देखता है तो सीखता है। तो जब तक हम उन्हें दिखाएंगे नहीं अपनी पीढ़ी को, तब तक ये लड़ाई बस हम यूं ही लड़ते रहेंगे, पढ़ेंगे किताबों में आकर के 4 लाइन बोल के चले जाएंगे। अब बात मैं चाहूँगा इस क्रांतिवीर के बारे में। आप लोगों ने बहुत इनके बारे में बात की है और वो हमने सुनी है, वो तो इतिहास में आप सब जानते हैं, उसको दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं। एक तो मैं कहूँगा कि ये हमारे क्रांतिवीर हैं, भगवान नहीं हैं। ये भगवान जो मनुवादियों का जो आजकल एक ब्रांड बन गया धंधा का, इनको उसको उस कैटेगरी में मत रखिए। तो अपने पूर्वजों को, हमारे क्रांतिवीरों को भगवान की संज्ञा से निकालिए। ये इनको ब्रांड मत बनाइए, धंधा का चीज़ मत बनाइए। ये क्रांतिवीर हैं और हम क्रांतिवीर के वंशज हैं। एक बात और ध्यान देने की बात है कि ये 1875 में इनका जन्म होता है और इससे पहले एक कानून आता है 1871 में। चूँकि मैं एक एडवोकेट हूँ इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, और इस देश के जो गुज्जर, मीना, आदिवासी समाज के लोग थे, इनको क्रिमिनल ट्राइब्स में रखा गया था, उनके लिए कानून बनाया गया था। तो हमें सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि हम लड़ाई किससे लड़ रहे थे, क्यों लड़ रहे थे। क्या वाकई 7000 किलोमीटर दूर 7 समुंदर पार बैठे अंग्रेजों को क्या पता कि इस देश का कौन सा ट्राइब्स क्रिमिनल है? उसे कैसे पता चला? कौन था उसको ये बताने वाला कि ये लोग क्रिमिनल ट्राइब्स हैं? तो ये बात हमें समझना पड़ेगा कि हम शिक्षा के अभाव में वो उसको दुश्मन बना रहे थे जो हमारे लिए कानून बना कर दे रहे थे, और हम उनसे साथ में लड़ रहे थे जो हमारे ही शोषक हजारों वर्ष से रहे थे। ये हमें समझना पड़ेगा। 1860 में जब इंडियन पेनल कोड आया, जब उसने सबको एक सज़ा की बात कर दी, मनुस्मृति खत्म हो गया उस दिन। उसी दिन से इस देश के शोषक वर्ग ने एक चाल चला और उसको इंडियन पेनल से तो सब बराबर हो गए थे, फिर भी वो अपनी सुपरमेसी के लिए उसने ऐसे ऐसे कानून ईजाद करवाए अंग्रेजों से। उसी में एक क्रिमिनल ट्राइब्स आता है, क्योंकि वो क्रिमिनल जो आपको आईपीसी था उसके तहत तो सब आ जाता था, तो स्पेशलिटी कहाँ है उनके पास? तो वो स्पेशलिटी के लिए आपके लिए कुछ अलग कानून इसी तरह के बने हैं और वो आए हैं। आज भी वो कानून है, नाम बदल गया है। क्या नाम है उसका? हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट। तो आज भी आपके नाम हैं उसी में, लेकिन नाम बदल के आ गया है। ये 56 में किया गया है, बहुत बोलने के बाद ही, तो आज़ादी के बाद भी इस तरह की बात हो रही है। तो ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि उसी समय ये 75 में जन्म लेते हैं बिरसा मुंडा जी। उससे पहले जो है 71 में एक कानून इसी तरह का आता है और इन्हीं कानून के द्वारा इन लोगों को ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। वो कौन था इसे कानून को बनवाने वाले? ये चीज़ समझ में अगर आना है तो आपको जानना पड़ेगा रामफल मंडल जी को, जो चंपारण में 1942 में उन्होंने इस देश के उस जिला के जो एसपी था और एडीएम था और जो इंस्पेक्टर था, ये झा था, कोई ठाकुर था और एक कोई तिवारी था, इन तीनों को काट दिए थे उन्होंने फलसा से। वो जान गए थे कि अंग्रेज हमारे दुश्मन नहीं, हमारे दुश्मन यही है जो बीच में बिचौलिया बना हुआ है ये। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये हमारे जो लोग जैसे जैसे समझदार होते गए वो दुश्मन की पहचान किए। बाद में ज्योतिबा फूले जब आए तो वो अंग्रेजों से लड़ाई नहीं की है, उन्होंने बात की और उनके बाद से ही हमें शूद्रों को पढ़ने का अधिकार मिला। उस समय जो मदरसे और गुरुकुल होते थे वो उनके लिए होते थे, हमारे लिए तो होते नहीं थे। तो हमें जो शिक्षा का दिया कि हमारे जब पुरुष पढ़ने लगे, महापुरुष, तो उन्होंने अंग्रेजों से देखा
ये है समझदार, इससे बात की जा सकती है और ये हमें दे सकते हैं। और उन्होंने कानून बनाया, आपको उसी समय जिला स्कूल जो सब जिला में बना था उन्हीं की देन है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने पहली शिक्षिका बनकर पहली लड़की की स्कूल खोले। तो ये अंग्रेज को समय तो हुआ था, उन्होंने तो दिया था आपको। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे बीच में जो ये देश में जो वर्षों से शोषक रहा है, वो चाहे मुस्लिम शासक के समय रहा हो या अंग्रेज के समय हो, उसको कोई क्षति नहीं होती। आखिर अंग्रेजों के मुसलमानों के समय में हम ही लोग जो थे शोषित थे, उसके बाद भी हम ही लोग शोषित हैं। क्यों? उस वर्ग को कुछ नहीं बिगड़ा, क्यों नहीं बिगड़ा? तो ये समझना पड़ेगा कि वो शोषक वर्ग जो है किस तरह से वो अपने ढाल को, जो भी ताकतवर होता है उसे अपना ढाल बना करके उसे राजा बनाता है और उसका मंत्री पद वो और प्रशासक का पद लेकर के वो अपना काम करता है। तो हमें इस बात के लिए समझना पड़ेगा कि हमारे लोग जो लड़ रहे थे, इससे पहले तिलका मांझी 1757 पलासी युद्ध के बाद ही उनका जो 1750 में उनका जन्म होता है, 1774 में उनका इस तरह से होता है, जो पलासी से अंग्रेज फैल रहे थे इधर पश्चिम की तरफ, तो उनसे सामना होता है संथाल परगना में। और मैं तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं वहाँ से 12th किया है, तो मुझे पता है इनके बारे में। तो उस तरह से वो चली है लड़ाई और इस तरह से यहाँ तक आई है। तो जैसे जैसे हमारे जो हजारों साल के शोषक थे, उन्होंने हर उस शक्तिशाली व्यक्ति को अपना शासक समझ करके उसके नवरत्न बना है, नवरत्न बन करके वो अपना काम निकाला है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है कि जो ये भी लड़ाई लड़ी हमारे पूर्वजों ने, तो शिक्षा के अभाव में उन्होंने गलत लोगों को दुश्मन टारगेट बनाया, जिसकी खामियाजा हम भुगते हैं। जैसे जैसे हमारे महापुरुष समझदार हुए, उसके बाद बाबा साहब आए, उन्होंने भी 3 बार राउंड टेबल में बात की, भाग लिए, और उसके बाद उन्होंने अछूतों के अधिकारों के लिए लड़ा था, मिल गया वो। क्योंकि अंग्रेज इतने बुरे नहीं थे जितने आज के शासक बैठे हैं, वो इससे ज़्यादा समझदार थे। अगर उनसे बात रखी जाती थी तो वो मानवीय आदमी थे, अब मानवता के बल पर वो बात समझते थे इस बात को, और तभी हमें अछूतों को वो अधिकार 1932 में ही मिल गया था अछूतों को। तो अंग्रेज तो हमें शोषण तो नहीं कर रहा था, हमें तो कई कानून बना करके वो हमें आगे लाया है और हमको एम्पावर्ड किए हैं उन्होंने। और उसी का नतीजा है कि जो हमारे शोषक थे उनके खिलाफ ये आज़ादी का जंग छेड़ा, और हम आज़ाद तो उस दिन हुए जिस दिन संविधान लागू हुआ। बेशक वो लोग 47 को ही आज़ाद हो गए थे, शोषक वर्ग जो थे उनकी आज़ादी पहले मिल गई हो, बेशक वो संविधान दिवस को ठीक से नहीं मानते हैं या 26 जनवरी को, लेकिन हमारी तो आज़ादी 26 जनवरी ही है 1950। और जो 6, 7, 8 को होना है वो कहीं और से नहीं होना है, अपने से होना है, अपने घर से शुरू होना है। अपने बच्चों को समझाइए कि हम आपके लड़ रहे हैं और ये हम लड़ रहे हैं, तो उनको दिखना चाहिए कि हमारे पूर्वज कैसे लड़ रहे थे, हमारे पीढ़ी कैसे लड़ रही है और हमें कैसे लड़ना है। जब ये बात हम अपने आगे वाली पीढ़ी को नहीं देंगे तो वो क्या लड़ेगा कल आने वाले दिन में। जय जोहार। ऐसी क्या आन पड़ी है कि आज इस देश के जो मनुवादी ताकतें, मनुवादी सरकारें हैं, इन्होंने इस धनुर्धारी बिरसा की फोटो बनाई और विज्ञापन। एक तरफ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान आज जयंती मना रहे हैं बहुत हर्षोल्लास के साथ। ऐसी क्या बात आई कि ये लोग बिरसा को पूजने लगे। लेकिन क्या बिरसा को पूजना यहां तक ही सही है, या फिर आज भी जो 5वीं 7वीं अनुसूची इस देश में आदिवासी जगहों पर, आदिवासी बहुल इलाकों में 5वीं 6वीं अनुसूची लागू नहीं हुई है, तो क्या इस देश की सरकारें द्वारा बिरसा मुंडा की जयंती मनाना कितनी कारगर साबित होती है, यह हम सबको सोचना चाहिए। क्यों हमें 6-7 तारीख को, आने वाली 6-7-8 तारीख को 5वीं 6वीं अनुसूची लागू करो, इसके बारे में रामलीला मैदान में आंदोलन करना पड़ेगा। क्यों हमें रामलीला मैदान में जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी ये नारे के साथ में तमाम बहुजनों को इकट्ठा करना पड़ेगा, या फिर क्यों
हटाओ देश बचाओ, इसकी आवाज बुलंद कर रहे हैं। साथियों, कहीं ना कहीं हम इस देश की इस व्यवस्था में हैं, क्योंकि बिरसा का जो गुलाम था, बिरसा का जो इनकलाब था, वो सिर्फ अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ नहीं था। बिरसा का इनकलाब सिर्फ अंग्रेजों के हुकूमत के खिलाफ नहीं था, तो उनका उस मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ था, जो व्यवस्था आज भी हमारे इस देश के जंगल जमीन पर राज कब्जा जमाए हुए। बिरसा का गुलाम ये था। अभी बीच में एडवोकेट साहब ने जो बोला था कि बीच में जो एंटीना धारियों के बारे में बोला था कि बीच का इनका कनेक्शन बहुत खतरनाक है, तो हमारी लड़ाई आज भी फूले साहब से लेकर बाबा साहब से लेकर बुद्धा से लेकर या तमाम उन बहुजनों के संघर्ष की जो लड़ाई थी, इन एंटी धारियों के विचारधारा में। एंटी धारी है, समझ सकते हो क्या? ऊपर का और नीचे का कनेक्शन, जो ऊपर और नीचे का कनेक्शन जोड़े हुए थे, और बीच में इस देश का तमाम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी 25% रहा, इन लोगों की आज भी सेवा कर रहा है, हाजी हुजी कर रहा है, पुनः बैंक से चमचे पैदा हुए, हम उन्हीं से वो बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि समय का बहुत काफी अभाव है, लेकिन ये बातें अभी हम लोग बहुत और करेंगे। आने वाली 6 और 7 8 तारीख को मैं थोड़ा सा उसकी मैं भी एक विस्तार से जानकारी दूं। 6 तारीख को हमारे लिए काफी दुखद दिन है, महापरिनिर्वाण दिन है। इस दिन हमारे मसीहा हमें छोड़कर चले गए थे, लेकिन जिस दिल्ली के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पार्थिव शरीर को जगह नहीं दी गई थी, इस दिल्ली के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पार्थिव शरीर को जगह नहीं दी गई थी, लेकिन उसी 6 दिसंबर को रामलीला मैदान में पूरे भारत के लोग बाबा साहब का अभिवादन करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग 6 तारीख को रामलीला मैदान में अवश्य आएंगे। उसके साथ साथ 7 तारीख को, क्योंकि ये लोग हम धनतेरस करते हैं, आपने देखा होगा धनतेरस, और धनतेरस में क्या होता है, तो उस धनतेरस को हम लोग ज्ञान तेरस में परिवर्तित कर रहे हैं, जिसमें हम लोग महापुरुषों की लिखी हुई पुस्तकों को वितरित करेंगे, जिसमें एनिमेशन ऑफ कास्ट है, गुलामगिरी है, और भी बहुत सारी पुस्तक है, भारत का संविधान है। तो ये हम लोग ज्ञान दिवस के रूप में बनाएंगे। तो आप सभी से अपील है कि आप लोग जैसे जैसे मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से 6-7 का मैसेज कन्वे करिए और उसको ग्रैंड सक्सेस करिए, और इस मनुवाद सरकार को हम झुका पाए ऐसी ताकत को बुलंद करिए। थैंक्स, धन्यवाद, जय भीम, जय भारत। बिरसा मुंडा जी के नेतृत्व में 1895 से जो क्रांति हुआ, उसमें सारे आदिवासी समाज के लोग मिलजुल के लड़े, और इस हिसाब से लड़े कि 5 जनवरी 1990 तक आते आते अंग्रेज़ों को छक्का छुड़ा दिए। अंग्रेज़ों को इस हिसाब से छक्का छुड़ाए कि अंग्रेज़ों को लग गया कि अरे हमारा तो गोली हथियार है और ये सब का तीर कमान है, तीर कमान भी भारी पड़ जा रहा है हमारा गोली हथियार पे। लेकिन कुछ गद्दार उस समय भी थे जो बिरसा मुंडा जी के लोकेशन बता के उनको अरेस्ट करवा दिए 3 जनवरी 1900 को, और उसके बाद वो जेल में धीरे धीरे मर गए। आज वर्तमान में देखा जाए तो हमारे जो केंद्र में सरकार है वो भी शोषण करने वाली सरकार है, डिक्टेटरशिप सरकार है। जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री, जब दलितों, ओबीसी, एससी, एसटी या कहले मूल निवासियों की जब हक की बात आती है तो हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते हैं। वो चाहे रोस्टर की मामला सुप्रीम कोर्ट ने लाया, उसमें हम लोगों ने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी। यहाँ सुधांशु भैया बैठे भी थे, अब चले गए। आदिवासी के जल जंगल ज़मीन की मामला में सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ बनाया कि भाई जो जंगल ज़मीन पे आदिवासी रहते हैं उनको वहाँ से हटा के कहीं फ्लैट दे दिया जाए। अब बताइए, जो आदिवासी जंगल में रहते हैं, घूमते हैं, विचरण करते हैं खुली हवा में, वो एक फ्लैट में कैसे रहेंगे? ये पूंजीपतियों की आज भी सरकार है
जो अंग्रेजों की सरकार थी। और ये पूंजीपति लोग हमारे लोगों को, ओबीसी, एससी, एसटी, मूल निवासियों को इस हिसाब से जात धर्म में तोड़ते हैं, कहते हैं कि तुम फलाना जात को हो, तुम ऊंच हो तो तुम नीच हो। अरे भाई आप बताइए, जब बाबा साहब थे तो उनके साथ भेदभाव तो हुआ ही था। जब संविधान लिखा गया तो उनके जितना काबिल पढ़ा लिखा न राजेंद्र बाबू थे, न नेहरू थे, न पटेल थे। लेकिन हमारे देश में जो मूल निवासियों के साथ भेदभाव होता है आज भी चलते रहा है। और इसको ख़त्म करने का एक ही लड़ाई है कि हम पैगाम के साथ जुड़े और जन जन तक पहुंचाए कि आपका फंडामेंटल राइट क्या है। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, धर्म के नाम पे गुमराह मत कीजिए। किसी को धर्म से ना पेट कभी भरा है ना भरता है। आज सिर्फ धर्म राम मंदिर का नाम हो या वो कोई एक मस्जिद और आया है ज्ञानवापी मस्जिद, उसका नाम हो, इसमें हिंदुओं को, मूल निवासियों को बरगलाया जा रहा है कि अगली 24 में सरकार कैसे बनाया जाए और इन लोगों को रिजर्वेशन ख़त्म करके या जितने भी रिसोर्सेज है, जो हमारा ट्रेन है, प्लेन है, इन्होंने सब बेच दिया। हम अपनी बातों को आगे कैसे ले जाएंगे? हमारे पार्लियामेंट में जो भी बैठे हुए हैं ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के सांसद, वो लोग आज सीबीआई, ईडी के डर से इस हिसाब से डरे हुए हैं कि वो अपने बात, अपनी ही हक की बात, अपने ही लोगों की बात बोलने से डरते हैं। और हमें लगता है कि ऐसे मजदूरों को पार्लियामेंट से भी हटाना होगा और ये काम हमारे पैगाम के माध्यम से होगा। यही हमारे पैगाम के लोग जो हैं और WTP के लोग हैं, सोशल जस्टिस पे जो काम कर रहे हैं, हम जहाँ UPSC की तैयारी करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ हमें मेरा लड़ाई भी चलता है। हम किसी से न डरते हैं और न कभी कहीं कम रहते हैं, अपने वजूद पे रहते हैं। जय भीम, जय भारत, जय जोहार। यह धरती हमारी है, हम इसके रक्षक हैं, हर अन्याय के खिलाफ उल गुलान, यही पुरखों का रास्ता है। अप्राकृतिक ताकतों के खिलाफ एकजुट हो जाओ, उठो, प्रकृति ने तुम्हें जीने के लिए सभी हथियार दिए हैं। मैं सभी दिशाओं से पुकार रहा हूँ। ये पंक्तियाँ जो थी, ये महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा की पंक्तियाँ थी और इन पंक्तियों से आप देख रहे होंगे कि अन्याय के खिलाफ उल गुलान। तो मैं बताना चाहूँगा उल गुलान क्या है। अन्याय और शोषण के खिलाफ जो बिरसा मुंडा ने आह्वान किया था वो उल गुलान कहलाता है, उसको उल गुलान। तो उन्होंने ये उल गुलान किया था कि अप्राकृतिक ताकतों के खिलाफ। तो अब ये जानने का सवाल है कि अप्राकृतिक ताकतें कौन सी थी। आज भी हम लड़ रहे हैं, वो भी हम अप्राकृतिक ताकतों के साथ लड़ रहे हैं। पैगाम हो या BEST हो, WTP हो, जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं, सारी की सारी उन अप्राकृतिक ताकतों के खिलाफ लड़ रही हैं। तो अप्राकृतिक ताकतें कौन सी हैं? यही समाज की जो हमारी जो महापुरुषों ने पहचाना था, ज्योतिबा फूले ने पहचाना था, सेठजी भट्ट जी, यही अप्राकृतिक ताकतें थी। उस समय भी जो ताकतें आई थी, जो हमारे आदिवासी भाई हैं उनके खिलाफ जमींदार, ठेकेदार, उन्होंने उनको जो है ज़मीन से बेदखल कर दिया और उनको ऊपर इतने अत्याचार किए कि उन जो जीना असहज हो गया। तो मैं पैगाम भी इसी कार्य को कर रहा है और समय नहीं है हमारे पास। मैं संक्षिप्त में बस इतनी बात रखना चाहूँगा। धन्यवाद।